तो दोस्तों, जो हमारा वीडियो चल रहा था वो चल रहा था नॉर्मल लेबर एंड इट्स मैनेजमेंट, जिसमें कि हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया था। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर भी ये ख़त्म हो गया था और सेकंड स्टेज भी सेकंड स्टेज का लेबर का और मैनेजमेंट ख़त्म हो चुका था। यानी कि ये जो है सेकंड स्टेज, ये पिछले वीडियो में ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। आज जो हमारा होगा वो थर्ड स्टेज हम लोग देखेंगे और फोर्थ स्टेज देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज के देखते हैं। इसका सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सिलेबस में फिजियोलॉजी, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड लेबर, एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा और एपिसियोटॉमी, सूचरिंग है। और फोर्थ स्टेज में फिजियोलॉजी, केयर ऑफ मदर एंड बेबी एंड पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग है। तो ये सारे टॉपिक्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा है थर्ड स्टेज मैनेजमेंट, यानी कि लेबर का थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट हम लोग देखने वाले हैं। और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा बाहर आता है। ठीक है, प्लेसेंटा बाहर आता है, इसको थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। और ये स्टेज 5 मिनट से लेके और 30 मिनट तक का होता है। ठीक है, नॉर्मली 15 मिनट से होता है, 15 मिनट में के अंदर ही निकाल दिया जाता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 मिनट तक जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका टाइमिंग होता है। फिर अगर हम देखें थर्ड स्टेज के मैनेजमेंट के बारे में, तो थर्ड स्टेज के मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो थर्ड स्टेज में लेबर की प्रक्रिया, तो सबसे पहले होता है फिजियोलॉजी एंड साइंस। ठीक है, फिजियोलॉजी साइंस की बात करें तो तीसरे चरण में प्रसव के बाद गर्भाशय से प्लेसेंटा निकलती है। इस चरण की शारीरिक प्रक्रिया में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो कि प्लेसेंटा को गर्भाशय की दीवार से अलग करती है। तो जो प्लेसेंटा है वैसे करके गर्भाशय होता है, तो ऐसे करके प्लेसेंटा यहाँ पे चिपका हो रहता है। ठीक है, तो इसको गर्भाशय की दीवार से अलग करती है कॉन्ट्रैक्शन होके। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाती है प्लेसेंटा और बाहर निकलने में मदद करती है। इसके प्रमुख लक्षण की अगर बात करें तो सबसे पहला लक्षण होगा कि यूट्रस में सिकुड़न होना और फर्मनेस आना, और प्लेसेंटा का बाहर आने पर रक्तस्राव होता है और अम्बिलिकल कॉर्ड लंबी होने लगती है, क्योंकि जब प्लेसेंटा टूट के बाहर आएगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर से लंबी दिखने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि क्योंकि प्लेसेंटा जो है नीचे की ओर खिसक सकता है। फिर वेजाने से फ्लूइड, रक्त और एमनियोटिक फ्लूइड का बाहर निकलने लगता है, तो ये होता है। फिर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, तो एक्टिव मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर 3 चीज़ें आती है। ठीक है, तो जो सक्रिय प्रबंधन होता है, इनमें से निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल होता है जिससे कि पोस्टपार्टम हेमरेज को रोका जा सकता है। तो एक्टिव मैनेजमेंट में हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि पीपीएच को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है ऑक्सीटोसिन का एडमिनिस्ट्रेशन। जो ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रस, तो कॉन्ट्रैक्शन इसमें बढ़ जाता है। फिर एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सीसीटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गर्भनाल को धीरे धीरे खींचा जाता है ताकि प्लेसेंटा बाहर की ओर निकल सके। ठीक है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ऐसे करके और ऊपर में प्लेसेंटा होता है ऐसे चिपका हुआ, तो इसको हम लोग धीरे धीरे बाहर से खींचते हैं। ठीक है, इसको तो बाहर से खींचने के बाद प्लेसेंटा धीरे धीरे बाहर निकलता है। फिर होता है यूट्राइन मसाज, तो यूट्राइन मसाज करते हैं। मसाज में क्या होता है कि प्लेसेंटा निकलने के बाद गर्भाशय को मसाज किया जाता है ताकि उसका आकार सही बना रहे और रक्तस्राव कम हो। तो ऊपर से यूट्रस का मसाज करते हैं और मसाज करने से क्या होता है कि यूट्रस सिकुड़ के अपने साइज पे आता है, तो हमें पता चलता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, ब्लीडिंग कम होती है। फिर एक टॉपिक आता है इसमें एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा को पूर्ण रूप से बाहर निकल जाने के बाद इसको अच्छी तरह से जांच किया जाता है और जांच में यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से निकला है। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अंदर रह जाएगा तो वो कैंसर बन सकता है। और प्लेसेंटा इंटैक्ट है ताकि गर्भाशय में कोई प्लेसेंटा के टुकड़े ना रह जाएं, इसको पूरी अच्छी तरह से चेक किया जाता है। फिर प्लेसेंटा के मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस दोनों की जांच की जाती है। हमें पता है कि जो प्लेसेंटा होता है उसमें 2 सरफेस होते हैं। एक होता है मैटरनल सरफेस, अगर ऐसे बात करें इधर से, तो इस साइड में होता है ये बच्चे वाले सरफेस और ऊपर साइड में होता है मैटरनल सरफेस। ठीक है, ये इधर से चिपका हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो मैटरनल सरफेस है और फीटल सरफेस दोनों का जांच किया जाता है। प्लेसेंटा का वेट चेक किया जाता है, शेप चेक किया जाता है और किसी भी एबनॉर्मलिटी के बारे में नोट किया जाता है। तो ये हो गया। फिर इस अवस्था के जो इसके अगर और भी मैनेजमेंट के अगर कुछ अलग अलग पॉइंट भी हैं जो मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि इस अवस्था के प्रारंभ होते ही महिला तथा नवजात शिशु का गंभीरता से अवलोकन किया जाना चाहिए। फिर जटिलताओं की रोकथाम करना आवश्यक होता है।
यह अवस्था महत्वपूर्ण एवं निर्णायक रहती है, अतः मिडवाइफ एवं ऑब्स्टेट्रिशियन को सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट जो है आपको एग्जाम में लिखने में मदद करेगा, इसलिए मैंने इन सारे पॉइंट को इसमें डाला है। और इसके लगभग 10-12 पॉइंट होंगे जो कि आपको एग्जाम में लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो जो मैंने पॉइंट बताए हैं पहले, एक्टिव मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें तो कर ही सकते हैं, मैनेजमेंट में ये सारे पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। फिर प्रसव के पश्चात 30 मिनट में नाभि नाल व आपरों को बाहर स्वतः ही निकलना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला था कि मैक्सिमम 30 मिनट का होता है, नॉर्मली ये 5 से 15 मिनट में हॉस्पिटल में निकल जाता है। ठीक है, नॉर्मल अगर आता है तो 30 मिनट, बहुत कॉम्प्लिकेशन होने के बाद अगर कोई दिक्कत होता है तो 30 मिनट में निकलता है, पर ज़्यादातर 5 से 15 मिनट में निकल जाता है। फिर रक्तस्राव में किसी प्रकार की असहनीय बदबू, महिला को ज्वर तो नहीं है, यानी कि फीवर तो नहीं है, इसकी जाँच करनी चाहिए। फिर शिशु के जो क्लैम्प करते हैं, ठीक है, जो अम्लाइकल, ये यहाँ पे बच्चा है, ठीक है, और यहाँ से जो अम्लाइकल कॉर्ड है, तो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे पहला क्लैम्प करते हैं, इसके 2 सेंटीमीटर की दूरी पे दूसरा क्लैम्प करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बीच से कट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर से कट करते हैं। तो ऐसे काटने क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि जो शिशु के नाभि से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी से एक क्लैम्प कर देना चाहिए, फिर उसके आगे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कस देना चाहिए, और दोनों के मध्य जो है कॉर्ड को एसेप्टिक कंडीशन में काट देना चाहिए। तो इस तरह से जो अम्लाइकल कॉर्ड है उसको काटा जाता है। जैसे ही शिशु गर्भ से बाहर आता है, गर्भाशय तथा इसकी भित्तियां सिकुड़ने लगती है। यह सिकुड़न उस स्थान पर भी होता है जहां पर आपरा जुड़ा होता है, यानी कि प्लेसेंटा जुड़ा होता है। तो प्लेसेंटा के मैटरनल सरफेस की रचना वाले भाग निकट आने लगते हैं, फलस्वरूप आपरा गाढ़ा यानी कि घना होने लगता है, और इस क्रिया के कारण आपरा दीवार से अलग हो जाता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आपरा के मध्य पृथक होते ही रक्त का एक मोटा बक्का बन जाता है, जिसे आपरा की परिधि पर दबाव पड़ता है, और आपरा भित्ति यानी कि डेसिडुआ की स्पॉन्जी लेयर सरफेस जो है वो अलग हो जाती है, और आपरा के अलग होते ही ताज़ा रक्त रिसने लगता है, क्योंकि मैटरनल सतह की रक्त वाहिनियाँ फट जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इसको देखें, ऐसे करके अगर होता है यूट्रस, और इसमें अगर प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा इसमें ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे प्लेसेंटा जुड़ा रहता है, और ये हो गया अम्लाइकल कॉर्ड। तो जब ये इधर से सिकुड़ना शुरू होता है तो ये क्या होता है, इस पर दबाव पड़ता है, जिससे कि ये इसका जो बीच वाला भाग है ये यहाँ से हट जाता है, ये यहाँ से हट जाता है। ठीक है, यहाँ हटेगा, धीरे धीरे ये हटते ऐसे यहाँ से पूरा हट जाता है, छूट जाता है, और ये फिर बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से होता है, और यहाँ से जो हटता है तो यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, जहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये टूट जाते हैं, तो यहाँ से ब्लड वगैरह भी निकलने लगता है। तो वही यहाँ पे इस पॉइंट में बताया गया है। फिर आपरा के बाहर निकलने के पश्चात इसका खिंचाव झिल्लियों पर पड़ता है, और इसी बीच महिला के जोर लगाने से झिल्ली भी बाहर आ जाती है, और प्लेसेंटा की दीवारें सिकुड़ने लगती है, साथ ही गर्भाशय की मायोमेट्रियम भी सिकुड़ने लगती है, तथा फटी रक्तवाहिनियों को अपने में दबा लेती है, और रक्तस्राव बंद हो जाता है। तो जब वो सिकुड़ता है तो क्या होता है, जो रक्तवाहिनिका है, जब जो वेंस होते हैं वो फटे रहते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं फिर। ठीक है, सिकुड़ जाता है, जिससे कि रक्तस्राव फिर कम होता है। फिर यदि आपरा एवं झिल्ली का कोई टुकड़ा गर्भ में शेष रह जाए तो इसकी सूचना तुरंत डॉक्टर को देनी चाहिए, और महिला के पेट से के निचले भाग की मसाज करने से कभी कभी रक्त के थक्के के साथ साथ आपरा तथा झिल्ली के शेष टुकड़े भी बाहर निकल जाते हैं। तो मसाज करने से, क्योंकि मसाज करने के बाद जो है यूट्रस अपने जगह पे वापस आता है, और अपने साइज में वापस आने के साथ साथ वो सिकुड़ता है, और उसके साथ साथ जो भी अंदर में चीज़ें बची रहती है वो भी बाहर आ सकती है। फिर महिला को पूर्ण पेट को बैंक कर देना चाहिए। शिशु की सफाई के पश्चात शिशु को माँ के वक्ष पर यानी कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट के लिए लिटा देना चाहिए, जिसको कि KMC बोलते हैं। ठीक है, कंगारू मदर केयर। ठीक है, इसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके बच्चे को हाइपोथर्मिया होने से बचाया जाता है, यानी कि बच्चे का जो फीवर है वो कम होने से बचाया जाता है, बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा कम ना हो जाए। फिर शिशु के पैर के चिन्ह लेने चाहिए, और पार्टोग्राफ को समस्त रिकॉर्ड के सहित जांच कर लेनी चाहिए। तो शिशु का जो है पैर का चिन्ह लेते हैं, ठीक है, हाथ का नहीं लेते हैं। फिर इसमें और नर्सिंग केयर की बात करें तो नर्सिंग केयर में क्या क्या करते हैं, जो हलवा होता है उसको ठीक से सफाई करने के बाद विसंक्रमित पैड लगा देते हैं। माँ के माँ के जैविक चिन्हों की नियमित जांचें, जैसे कि जो उसका वाइटल साइन होता है मदर का, वो चेक करते हैं, जिसमें कि BP हो गया, पल्स और टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें। फिर अगर एपिसियोटॉमी हुई है तो टाँकों की जाँच करना चाहिए, और पेरिनियम क्षेत्र की जाँच करें, यदि कोई घाव तो नहीं है तो ये घाव वगैरह के बारे में जाँच करना चाहिए।
और फिर प्रसव पश्चात योनि मार्ग से होने वाले रक्तस्राव का अवलोकन करना चाहिए। और फिर नवजात शिशु का संपूर्ण अवलोकन करने के पश्चात माँ और शिशु को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि आवश्यक होता है यानी कि ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो आईवी फ्लूइड भी देते हैं। यदि किसी प्रकार की जटिलता होने पर डॉक्टर को बताना चाहिए। और इसके बाद जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा एपिसियोटॉमी सूचरिंग। तो एपिसियोटॉमी सूचरिंग क्या होता है कि जो एपिसियोटॉमी होता है, अगर आपको एपिसियोटॉमी के बारे में नहीं पता है तो मैंने पिछले वीडियो में एपिसियोटॉमी को डिस्कस किया है अच्छे से, तो आप उसको देख लीजिए। पर यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा एपिसियोटॉमी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले देखें तो एपिसियोटॉमी एक सर्जिकल इंसिजन है जो वेजाइनल ओपनिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि बच्चे का सिर आसानी से बाहर आ सके। और प्रसव के बाद एपिसियोटॉमी की सूचरिंग की जाती है। इसके लिए एब्जॉर्बेबल सूचर यानी कि ऐसा सूचर का यूज किया जाता है जो सूचर की काटने की जरूरत नहीं पड़ता, वो खुद ही जो स्किन होता है उसके अंदर ही डिजॉल्व हो जाता है, जो समय के साथ शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सूचरिंग करते समय पेरिनियल टिश्यू और मसल को प्रॉपर अलाइनमेंट में रख ताकि हीलिंग सही से हो सके और इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एपिसियोटॉमी का एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि अगर इस डायग्राम को आप देखें तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेगी। यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेगी। पहला कि ये एपिसियोटॉमी है दो तरह का होता है। एक तो ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एपिसियोटॉमी, अगर मैं कलर चेंज कर दूं यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो एक तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको जिसको कि मिड लाइन एपिसियोटॉमी बोलते हैं, और एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि मीडियोलेटरल एपिसियोटॉमी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आसान होता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि ये जो है आगे बढ़ के यहाँ एनएस तक भी आ सकता है। यहाँ पे एनएस है तो यहाँ तक भी आ सकती है, तो इससे दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा। इसीलिए ज़्यादातर इसको यूज में लिया जाता है ताकि इधर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो बच्चे को आने में। तो ये सारी चीज़ें, तो ये हो गया एपिसियोटॉमी के बारे में। एपिसियोटॉमी सूचरिंग करते हैं, ठीक है। तो इतना जो है काम ये होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। तो इन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रसव के दौरान माँ और शिशु को सुरक्षित रखना और किसी प्रकार की पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन को रोकना होता है। मतलब मेनली जो कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें वो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है बहुत अच्छे से। एक्टिव मैनेजमेंट भी मेनली पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकने के लिए ही किया जाता है। तो ये हो गया। और अब हम लोग देखेंगे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। ये थर्ड स्टेज हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो अगर फोर्थ स्टेज की बात करें तो फोर्थ स्टेज में क्या क्या होता है कि गर्भाशय का संकुचन होता है, ठीक है। गर्भाशय का संकुचन, इस दौरान गर्भाशय में संकुचन तीव्र होते हैं ताकि प्लेसेंटा के निकलने के बाद हुए रक्तस्राव को रोका जा सके। और इन संकुचनों को आफ्टर पेन कहते हैं, ठीक है। आफ्टर पेन, क्योंकि जब संकुचन तेजी से होता है तो यहाँ पे दर्द भी होता है, इसलिए उसको आफ्टर पेन बोलते हैं, ठीक है। और इसी दौरान जो यूट्रस है उसको वो अपने जगह पे वापस आता है, उसको बोला जाता है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। और फिर कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, तो गर्भाशय की रक्त वाहिकाओं के संकुचन से रक्तस्राव नियंत्रित होता है और इस चरण में रक्त के थक्के यानी कि क्लॉट्स बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की उपस्थिति गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाती है और यह हार्मोन विशेष रूप से तब स्रावित होती है जब माँ रक्तपान शुरू कराती है। इसीलिए बच्चे को तुरंत ही, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आधे घंटे के अंदर उसको रक्तपान कराने के लिए बोल देते हैं। यानी सॉरी, मैं रक्तपान बोल रहा हूँ, स्तनपान कराने के लिए बोल देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए बोल देते हैं। फिर होता है फिजिकल एग्जॉशन। प्रसव के बाद जो है माँ अत्यधिक थकान महसूस करती है क्योंकि उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है और उसे आराम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय शारीरिक ऊर्जा का पुनर्निर्माण शुरू होता है। फिर होता है ब्लड शुगर लेवल, तो प्रसव के दौरान ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, जिससे माँ को कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। इस समय माँ को ऊर्जा देने वाले पेय पदार्थ का आहार दिया जाता है, ठीक है। तो लिक्विड वाला फूड दिया जाता है मदर को। फिर फिजिकल रिकवरी, प्रसव के बाद माँ का शरीर धीरे धीरे अपने सामान्य रूप में वापस आ जाता है। इसमें गर्भाशय के अलावा अन्य अंगों जैसे कि पेट, मांसपेशियों और श्रोणीदल यानी कि जो पेल्विस होता है, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों का पुनर्संवर्धन शुरू होता है। इसी को बोला जाता है इन्वोल्यूशन, ठीक है। पुनर्संवर्धन जो लिखा हुआ है ना, इसको इंग्लिश में इन्वोल्यूशन बोलते हैं।
मतलब फिर से अपने जगह पे वापस आना। फिर होता है केयर ऑफ मदर। केयर ऑफ मदर और चाइल्ड हम लोग दोनों देखेंगे, तो पहले केयर ऑफ मदर देखते हैं। तो केयर ऑफ मदर देखें तो मॉनिटरिंग वाइटल साइन, जो पूरा वाइटल साइन होता है वो सारा चेक किया जाता है मदर का, और किसी भी असामान्यता को तुरंत डॉक्टर को बताया जाता है। फिर ब्लैडर एम्प्टिंग, तो गर्भाशय के भरने से मूत्राशय के भरने से गर्भाशय पर दबाव पड़ता है, जिससे उसका संकुचन बाधित हो सकता है। इसको रोकने के लिए मूत्र त्याग करने के लिए सुनिश्चित किया जाता है, और यदि माँ स्वयं से मूत्र त्याग नहीं कर सकती है तो उसको कैथेटराइजेशन किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर ब्लैडर फुल रहेगा तो संकुचन सही से नहीं हो पाएगा, और जो इन्वोल्यूशन का प्रोसेस है वो सही से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए कैथेटर लगा देते हैं अगर महिला खुद से ही मूत्र त्याग करने में असमर्थ है तो। फिर होता है पेन मैनेजमेंट। तो पेन मैनेजमेंट के लिए हो सकता है कि जो पेन किलर दवाइयाँ हैं वो सारी दी जाती है, यानी कि एनाल्जेसिक दी जा सकती है। फिर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, माँ को उचित पोषण और तरल पदार्थ दिया जाता है जिससे उसकी ऊर्जा और हाइड्रेशन का स्तर बहाल हो सके, मतलब कि मेंटेन हो सके। फिर ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट, माँ को सही तरीके से स्तनपान कराने के लिए सहायता दी जाती है यदि बच्चे और शिशु दोनों को अधिकतम लाभ मिल सके। ठीक है, इससे क्या होता है, दोनों को लाभ मिलता है, बच्चे को खाना मिलता है और मदर का क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिससे कि संकुचन बढ़ता है और मदर का बॉडी जो है इजीली रिकवरी कर सकता है। और फिर स्तनपान गर्भाशय के संकुचन में भी सहायक होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। फिर फैमिली एवं पार्टनर सपोर्ट, तो इस चरण में माँ को भावनात्मक एवं शारीरिक समर्थन की बहुत जरूरत होती है। साथी और परिवार का समर्थन उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखता है। फिर इन्फेक्शन प्रिवेंशन, प्रसव के बाद संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए योनि और गर्भाशय की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। माँ को भी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। फिर हो गया ये मदर का केयर हो गया। अब हो जाता है केयर ऑफ बेबी। तो बेबी का तापमान पहले देखते हैं, और तापमान में क्या किया जाता है कि शिशु के शरीर का तापमान सामान्य स्तर बनाए रखने के लिए उसमें त्वचा से त्वचा संपर्क में रखा जाता है, और शिशु को अधिक समय तक नंगे रखना या ठंडे वातावरण में रखना उसकी स्थिति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसके बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है। तो इसलिए उसको हमेशा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बना के रखना चाहिए और गर्म तलियों से लपेट के रखना चाहिए। फिर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि माँ और शिशु के बीच त्वचा से त्वचा संपर्क न केवल शिशु को गर्म रखता है, बल्कि इससे माँ में ऑक्सीटोसिन का स्राव भी होता है, जो कि बच्चे के संकुचन में जो कि गर्भाशय के संकुचन में मदद करता है। ठीक है, फिर सांस लेने की जांच, तो रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग की जाती है बच्चे का। तो नवजात शिशु की जो रेस्पिरेशन है उसकी गति और प्रयास की नियमित जांच की जाती है, और किसी भी सांस की कठिनाई को तुरंत पहचाना जाना चाहिए। फिर इनिशिएशन ऑफ फीडिंग, तो शिशु के जीवन के पहले 30 मिनट से 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू किया जाता है, और यह शिशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मदद करता है और माँ के शरीर को तेजी से ठीक करने के लिए मदद करता है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है कि जो पहला मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम जो मिल्क होता है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उसमें WBC वगैरह रहता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखें तो जो बच्चा है उसका वेट और लेंथ मेजर करते हैं। ठीक है, जो शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसका वजन और उसकी लंबाई नापी जाती है ताकि उसके स्वास्थ्य की स्थिति की जांच की जा सके। फिर जन्म के बाद चिकित्सकीय परीक्षण, तो इमीडिएट मेडिकल एग्जामिनेशन, जन्म के बाद शिशु की संपूर्ण शारीरिक जांच की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की असामान्यता का पता लगाया जा सके और समय पर चिकित्सा जो है वो किया जा सके। फिर होता है पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग। तो पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग क्या होता है कि जो डिलीवरी हो गया एक बार, तो उसके बाद फैमिली प्लानिंग करनी होती है, क्योंकि एक बार जो 2 बच्चे के बीच में कम से कम 3 साल का गैप देना चाहिए। ठीक है, तो उस गैप को देने के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसको फैमिली प्लानिंग एक तरह से बोला जाता है। और फैमिली प्लानिंग में जो सबसे पहला जो प्राइमरी जो नेचुरल जो फैमिली प्लानिंग होता है वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो वो 6 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, इसको नेचुरल जो फैमिली प्लानिंग मेथड कहा जाता है। ठीक है, और इसमें 6 महीने तक इसलिए क्योंकि जब बच्चा का वीनिंग शुरू हो जाता है 6 महीने के बाद, और उसके बाद वो काम नहीं करता उतना ज़्यादा। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब बच्चा दूध पीता है तो प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, और जब प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कम कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से मदर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है उस टाइम पे। तो दूध पिलाना एक सबसे नेचुरल होता है, और उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं फैमिली प्लानिंग मेथड जिसको कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो वो उसको भी देखते हैं अभी। तो सबसे पहले होता है प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन भी बोलते हैं। यह एक प्रभावी परिवार कल्याण नियोजन है जो कि
हर 3 महीने में एक बार लगाया जाता है। इसे प्रसव के 6 महीना बाद शुरू किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 6 सप्ताह बाद शुरू किया जा सकता है। फिर होता है कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स। यह दीर्घकालिक गर्भ निरोधी विकल्प है जिससे त्वचा के नीचे रखा जाता है और यह 3 से 5 वर्षों के तक प्रभावी रहता है। फिर होता है कॉन्डम। यह अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है जिसमें कि पुरुष या महिला दोनों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है और यह गर्भधारण के साथ साथ यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि एसटीडी में कौन कौन सा आ गया, एड्स आ गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, तो ये सारी चीज़ों से भी बचाने के काम करता है कॉन्डम। फिर होता है कॉन्ट्रासेप्टिव वेजाइनल रिंग। तो इसको योनि में डाला जाता है और यह गर्भधारण से बचाव के लिए हार्मोन रिलीज करता है। इसे 3 सप्ताह तक लगातार पहना जाता है। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पैच। तो इसमें क्या होता है कि यह एक छोटा पैच होता है जिसे शरीर पर लगाया जाता है और यह हार्मोन रिलीज करता है जिससे हर 2 हफ्ते में बदलने की आवश्यकता होती है। फिर होता है स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन में 2 चीज़ें आती है, एक होता है वेसेक्टॉमी, एक होता है ट्यूबल लिगेशन या फिर ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। और मेल में यानी कि पुरुष में इसको वेसेक्टॉमी बोलते हैं क्योंकि जो वेस डिफरेंशिया होता है उसको कट कर दिया जाता है, और जो महिलाओं में इसे ट्यूबल लिगेशन या फिर ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। यह विधि तब अपनाई जाती है जब परिवार में और संतान की योजना ना हो, जब प्लानिंग हो जाती है कि नहीं अब और बच्चा नहीं चाहिए, तब ये विधि अपनाई जाती है। फिर होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इन्हें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या किया जाता है कि अनियोजित यौन संबंध के बाद लिया जाता है और यह गर्भधारण को रोकने के लिए हार्मोनल प्रणाली पर प्रभाव डालती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो कपल है उन्होंने यौन संबंध बनाया और उसके बाद मतलब कि जब उन्हें वो दवाई लेनी होती है जिसमें कि 2-3 चीज़ें आती है। एक अनवांटेड 72 करके भी टैबलेट आती है, उसको 72 आवर्स के अंदर लिया जाता है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। पर जो सलाह दी जाती है कि ये दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम किया जा सके या हो सके तो नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैरियर मेथड का यूज़ करना चाहिए जिसमें कि जेल, कॉन्डम ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ करना चाहिए, वो ज़्यादा सेफ होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जो अगला वीडियो होगा ये चारों स्टेज का मैनेजमेंट तो हमारा हो गया है और अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगला चैप्टर जो होगा वो न्यूबॉर्न केयर के बारे में होगा। तो आप लोगों के इतने साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।